हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2021 के मार्क्स आ गए थे। उसके बाद एक छोटे एनालिसिस में मैंने ये तो बता दिया था कि शिफ्ट से आप कितने रो स्कोर पे फाइनली सिलेक्शन होना है। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपर्स के कितने मार्क्स हैं, सब्जेक्ट वाइज कौन सी इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट रही है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमने एनालिसिस किया था सेफ स्कोर का आफ्टर आंसर की, वो किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है। ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कल एसएससी सीपीयू का रिजल्ट भी आया था, वो भी मैंने आपको दिखाया था कि क्या कट ऑफ्स वगैरह रही हैं। साथ ही साथ कुछ और वीडियोज भी मैंने रिसेंटली अपलोड करी थी। एक वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 की स्ट्रेटेजी के लिए है, तो ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देख लेना। जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल ये वीडियो रहने वाली है। एसएससी सीजीएल आपको एक फैमिलियर एग्जामिनेशन लगेगा। इसके बाद आप मन लगा के तैयारी कर सकते हैं। इसमें मोटिवेशन है, इसमें स्ट्रेटेजी है, इसमें प्लानिंग है, इसमें रूटीन है, इसके अंदर मॉक टेस्ट कब देने हैं, वो सब सब कुछ है इसके अंदर। बुक्स कहाँ से क्या पढ़ना है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल। इसी वीडियो के लिए मैं चाहता तो 10 वीडियो बना सकता था, छोटी 10-10 मिनट की, जो कि सभी लोगों को पसंद भी आती है। लेकिन टारगेट ये था कि एक बार आप देख लें, बार बार आपको अलग अलग वीडियोज पे जाना ना पड़े। इसलिए ये 2 घंटे की मूवी की तरह बन गई है, लेकिन यू विल लव इट, यू विल एंजॉय दिस वीडियो। एंड अगर आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आप सिलेक्शन तक भी जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, रियलिस्टिक काफी वीडियो है। बाकी एसएससी एग्जाम्स की सारी प्रीवियस ईयर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। एसएससी सीजीएल की 2018 से अब तक की, एसएससी सीएचएसएल सीपीयू एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट सबकी। ठीक है, थोड़ा फास्ट ही बोलूंगा मैं, बाकी फिर भी आपको अगर स्पीड कम लगे तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। जरूरी नहीं है आप वीडियो अभी देखें, जब फ्री टाइम हो तब देख सकते हैं। ठीक है, अपने अगर पढ़ रहे थे बीच में छोड़ के आए हो इस वीडियो के लिए तो ऐसा मत करो, पढ़ाई पे चले जाओ, लाइक करके छोड़ दो, लास्ट में रात को एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना जब टाइम मिले फ्री ऐसा कि देखने के लिए कि अब फ्री हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश करना है तो वीडियो देख लेता हूँ एनालिसिस की। ठीक है, आरबी एप्लीकेशन से पूरी मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, सारी फैसिलिटीज आपको वहां पे अवेलेबल होती है। ठीक है, तीनों सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज करने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं। ठीक है, ये फॉलो करना है जिससे कि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान अपनी तरफ से ऑप्ट कर सकें। चैप्टर वाइज पीडीएफ कोर्स मैथ्स कोर्स के साथ तो फ्री रहता ही है, लेकिन आप अलग से भी ले सकते हैं अगर आपको नीड लगती है। ठीक है, अब बाकी बातें इसके बारे में बाद में। कल एसएससी सीपीओ 2020 का फाइनल रिजल्ट आया था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आरबी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या थी, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल की और फीमेल की थी। सीपीओ 2019 का भी एनालिसिस किया था, उसका भी फाइनल जो कट ऑफ गई थी मोर और लेस सेम सी गई थी। एसएससी सीजीएल 2020 का जो फाइनल एनालिसिस किया था उसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। मार्क्स आने के बाद मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ मैंने एक्सपेक्ट की है उससे काफी कम जाने वाली है। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा वीडियो, ऐसा नहीं है कि थोड़ा आगे पीछे एनालिसिस हो गया तो मैं नहीं आऊंगा, मैं क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि एनालिसिस गलत भी होता है सही भी होता है। ठीक, तो कोई गारंटी तो होती नहीं, छोटे से डेटा को यूज करके हम इतनी बड़ी प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस ऑफ एनालिसिस गोइंग रॉन्ग। ठीक है, तो बता दूंगा मैं जब भी गलत होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो अभी मार्क्स के बाद एनालिसिस किया था, इसमें 5830 लोगों का डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नफ डेटा है। ठीक है, हमें नॉर्मलाइजेशन ही देखना था, टॉपर्स देखने थे, वो सारे हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि शिफ्ट से कितने लोग, तो लगभग यहाँ पे आपको दिखेगा, नोट दैट इंपॉर्टेंट डेटा। अच्छा, आंसर क्या आई थी 18 अप्रैल की शिफ्ट 3 में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारा 16 होना चाहिए, लेकिन इसका 18 दे रखा है। ठीक है, तो ये एसएससी ने करेक्ट नहीं किया है। जिन लोगों के सेम सिचुएशन है, देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे मेरी ईमेल एड्रेस दे रखी है revby.edu@gmail.com। आपको क्या करना है इस ईमेल एड्रेस पे, ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन डाली थी तो उसके कुछ प्रूफ मुझे सेंड कर देना, और बाकी सेम प्रूफ के साथ आपको एसएससी को मेल करना है कि यार ये वाला क्वेश्चन गलत है और हमने प्रूफ भी दिया था, लेकिन ये मतलब रिप्रेजेंटेशन भी डाली थी एसएससी में, लेकिन फिर भी ये करेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि 2.5 नंबर बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। इस शिफ्ट में किसी के भी 50 में से 50 नंबर नहीं है मैथ्स के अंदर, 47.5 हाईएस्ट गया है, जबकि बाकी सभी शिफ्ट में लोगों के 50-50 पूरे आए हैं मैथ्स में। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में सबके मार्क्स कट गए, 2.5 नंबर बहुत मैटर करते हैं, 2.5 नंबर। ठीक है, और जब जॉब आएगी पता चलेगा कि 1-2 नंबर से आप अपनी ड्रीम पोस्ट से छुट गए, ड्रीम लोकेशन से छुट गए। ठीक है, तो ये ऐसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब बाकी और कोई क्वेश्चन भी ऐसा हो सकता है जिसके लिए प्रेडिक्शन डाली हो, एसएससी ने करेक्ट ना किया हो, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। फिलहाल तो आपको ये करना है कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है एसएससी को मेल करो, लेकिन मेल करने का तभी फायदा होगा जब आपके पास प्रूफ होगा कि आपने रिप्रेजेंटेशन डाली है, उसके बाद भी ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं किया गया, तो एसएससी रिवाइज रिजल्ट या फिर कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन के हिसाब से करेगा। ठीक है, या फिर आपके मार्क्स इंक्रीज किए जाएंगे। ठीक है, ऑल दो इस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं बढ़े हैं, इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिला होगा। हो सकता है कि मार्क्स जब इस क्वेश्चन के सबको मिल जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन में जो बेनिफिट मिला था वो थोड़ा सा कम भी हो जाए, तो थोड़ा एसएससी के लिए काम बढ़ने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स जो रिड्यूस हुए हैं, ठीक है, वो हमारे पास लगभग
9 साढ़े 9 नंबर के आसपास हैं। एक एस्पिरेंट थे जिनके 51.15 स्कोर रहा था, इनका घट के 41.728 हो गया था एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स इंक्रीज की बात करता हूं तो मैक्सिमम मार्क्स जो बढ़े हैं वो 12 अप्रैल की शिफ्ट 3 में बढ़े हैं 20.69 हमारे सर्वे में। एक एक्सपेरेंट थे 162.5 स्कोर था इनका, इनके बढ़ के 183.199 हो गए। तो ज्यादा चेंज नहीं है, -9 और +20। ठीक है, दिस इज ऑल हैपेंड इन नॉर्मलाइजेशन। सीजीएल 2018 2019 की तरह नहीं है कि 45 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे हैं, लोगों के 210 220 नंबर जा रहे हैं 200 में से टीयर 1 में, ऐसा नहीं है। और जो हाईएस्ट स्कोर रहा है हमारे सर्वे में वो रहा है 194.58, ये है अविनाश कुमार सिंह का। ठीक है, और आप ये सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट जो स्कोर था, स्कोर कार्ड गलती से अपलोड होना रह गया, वो मुकुल का था। ठीक है, तो मुकुल कुमार शो, इन्होंने मैक्सिमम स्कोर किया है 196.61। ठीक है, 13 अप्रैल शिफ्ट 3 में इनका एग्जामिनेशन था। ठीक है, जीके में भी इनके काफी अच्छे नंबर है और मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में पूरे पूरे नंबर हैं। ठीक, और सेकंड हाईएस्ट जो स्कोर रहा है वो हमारे पास रहा है अविनाश का, इनका 194.58 स्कोर बना है आउट ऑफ 200। तो कोई भी एस्पिरेंट 200 क्रॉस नहीं किया हमारे सर्वे के अंदर, हो सकता है ओवरऑल भी किसी ने 200 क्रॉस ना किए हो इस बार। ठीक है, टॉप 15 एस्पिरेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, टॉप किया अभी तक टीयर 1 में मुकुल ने, फिर अविनाश है, नीतीश है, कीर्ति है, फिर राधेश्याम है, साहिल है, जनित है, देवेंद्र है, अमन है, इशिता, प्रिंस, अक्षय, जूनियर जी नाम रखा है वैसे, अमनदीप है हमारे पास, हिमांशु है और चुनेश है। ठीक है, ये सभी एस्पिरेंट्स का जो स्कोर कार्ड है मैंने वेरीफाई कर लिया है और इनके इतने ही स्कोर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो टॉप जो हाईएस्ट है वो 196.61 है। जो 15th कैंडिडेट आते हैं इस लिस्ट में उनका स्कोर 183.80 तक बन जाता है। ऑल इंडिया अगर मैं देखूंगा तो ये मैक्सिमम, जैसे अगर चुनेश 15th में है ना हमारे सर्वे में, तो ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया इनका 30 के आसपास अभी तक रैंक चल रही होगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जा रही होगी, 30-35 तक मान के चले। लेकिन यहाँ पे टीयर 1 में बहुत अच्छा करने के बाद भी लोग टीयर 2 में थोड़ा कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना है, आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है, आप इनके स्कोर्स देख सकते हैं, रीजनिंग में लोगों के ज्यादातर 50 नंबर है या 47.5 नंबर है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में मार्क्स देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी जो शायद 3rd नंबर पे जो हाईएस्ट स्कोर लेके आ रहे हैं वो 27.5 ही जीके में स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 6th हाईएस्ट के भी 27.5 है, बाकी के 30, 35, 23 वाले भी हैं टॉप 10 के अंदर। ठीक है, 26 वाले भी हैं टॉप 10 के अंदर, राइट। तो जनरल जो स्कोर है वो हमारा 25 से 35 के बीच में है, जो टॉप कर रहे हैं जीके मतलब ओवरऑल। ठीक, अगर मैं देखता हूं यहाँ पे स्कोर इन जनरल इंग्लिश के अंदर जो स्कोर है वो वेरी कर रहा है 40 से 50 के बीच में, और मैथ्स के अंदर स्कोर देखेंगे तो ज्यादातर का 50 है या फिर 47.5 है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में सेम रहता है, तो पूरी मतलब पूरे स्कोर लाने की हमें कोशिश करते रहना है। यहाँ पे रो स्कोर देख लेंगे, यहाँ पे इनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर देख लेंगे, यहाँ पे इनकी शिफ्ट देख लेंगे। ये इनका कुछ फीडबैक है आरबी चैनल के लिए। ठीक है, और ये कहां तक कनेक्टेड है, एक तो यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। तो यूट्यूब और टेलीग्राम पे तो सभी लोग कनेक्टेड हैं जिन्होंने भी सर्वे में पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, जो हाई स्कोरर्स रहे हैं, और इनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब प्लस टेलीग्राम प्लस आरबी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड किया हुआ है और उसे फॉलो करते हैं। चले आगे, कुछ पीडीएफ के लिए या कोर्स के लिए किसी भी तरीके से कर सकते हैं वो। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के एनालिसिस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जो अभी डेटा कलेक्ट किया गया था 5672 कैंडिडेट्स का आफ्टर रिमूविंग फेक एंट्रीज, तो हमारे पास यहाँ पे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांट के एवरेज मार्क्स देख सकते हैं, शिफ्ट वाइज आप क्या क्या रहे हैं, ओवरऑल रो स्कोर एवरेज में कितना रहा है, एवरेज में नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना बना है एस्पिरेंट्स का, और एवरेज में मार्क्स कितने इंक्रीज हुए हैं किस पर्टिकुलर शिफ्ट में, अगर वो इस रो स्कोर के आसपास रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, अगर हम आपसे पूछा जाए कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा है या बुरा, तो नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छा है। अगर रो स्कोर की बेसिस पे मैं देखूं यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा रो स्कोर एवरेज में और सबसे कम जो रो स्कोर एवरेज में जा रहा है इन दो शिफ्ट का, आप देखेंगे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है रो स्कोर के बेसिस पे 25.35, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, सबसे कम और सबसे ज्यादा जो स्कोर रहा है उसका डिफरेंस कितना है आपके पास यहाँ पे दो शिफ्ट के बीच में, वो 6.8। तो आप देखेंगे यहाँ पे काफी हद तक चीजें बैलेंस कर दी गई, और ये कुछ डेटा पे हम काम कर रहे हैं। अगर सारा डेटा होता तो मे बी ये 6.8 की जगह हमारे पास 3 या 2 का रह जाता डिफरेंस। क्या ये चीज समझ आ रही है? तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू नो नॉर्मलाइजेशन। पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, किसकी इजी शिफ्ट पड़ गई वही सिलेक्शन तक पहुंच रहे होते थे शिफ्ट के सारे लोग।
ठीक है, हार्ड शिफ्ट वाले रह जाते थे मेहनत करने के बाद भी, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन इज ओवरऑल बेटर। एवरेज मार्क्स इंक्रीज जो है यहाँ पे 9.43 दिख रहा है, वैसे 10-11 के आसपास है अगर सेफ स्कोर का देखता हूं मैं अनरिजर्व कैटेगरी पे कट ऑफ, जो मैंने पहले भी आपको डेटा दिखाया था, ठीक है। ये शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स, एवरेज इंक्रीज दे सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ के बेसिस पे, कि इतना रो स्कोर कर रहे थे तो इतना नॉर्मलाइज मार्क्स बन रहा था, इतने मार्क्स एवरेज में इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है। ये पहले भी दिखा चुका हूं। हार्डेस्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट अगर हम देखते हैं तो ये इस तरीके से है। सबसे हार्ड गई 12 अप्रैल की शिफ्ट 3, उसके बाद इजीएस्ट रही क्या 18 अप्रैल की शिफ्ट 1। ये वो डेटा है आफ्टर मार्क्स जो एक्चुअल है, इजीएस्ट टू हार्डेस्ट शिफ्ट, हार्डेस्ट टू इजीएस्ट शिफ्ट। और अगर मैं आरबी एनालिसिस की बात करूं, जो मैंने आंसर की बात करी थी, आप उसमें देखें हार्डेस्ट टू इजीएस्ट शिफ्ट कैसे रही थी। 12 अप्रैल की शिफ्ट 3, 12 अप्रैल की शिफ्ट 3 हार्डेस्ट, फिर 12 अप्रैल की शिफ्ट 2, 12 अप्रैल की शिफ्ट 2, 18 अप्रैल की शिफ्ट 3, 18 अप्रैल की शिफ्ट 3। बॉटम से देखेंगे, सबसे बॉटम पे 18 अप्रैल की शिफ्ट 1, 18 अप्रैल की शिफ्ट 1, 12 अप्रैल की शिफ्ट 1, 12 अप्रैल की शिफ्ट 1, 21 अप्रैल की शिफ्ट 1, 21 अप्रैल की शिफ्ट 1। बीच में थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, ठीक है, और बिल्कुल होते ही है जब दो शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स हमारे सर्वे में बिल्कुल आसपास होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा लोगों का एग्जाम होता है, तो वो चीजें थोड़ी 19-21 होती ही हैं, ठीक है। ये टॉप में भी थोड़ा 1-2 नंबर का आगे पीछे हो जाए तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता जो इजीएस्ट शिफ्ट हमने बता दी वो हार्डेस्ट में चली जाए, जो हार्डेस्ट शिफ्ट बता दी वो इजीएस्ट में चली जाए, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन में मतलब कि शिफ्ट में कैसे कैसे बढ़ना चाहिए, काफी हद तक काफी शिफ्ट का सिमिलर रहा है, कुछ शिफ्ट का थोड़ा आगे पीछे हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये टेबल मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के हिसाब से जो कट ऑफ है और कितने रो स्कोर पे कैंडिडेट्स एक्चुअली में सिलेक्शन ले पा रहे हैं, ठीक है। ये सभी कैटेगरीज का आप देख सकते हैं, इस टेबल पे ज्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं मार्क्स इंक्रीज की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे जो शिफ्ट वाइज है, जो एक्चुअली में मार्क्स इंक्रीज हुए हैं एवरेज स्कोर के बेसिस पे, सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूं, तो यहां पे जो इंक्रीज हुआ है इतना हुआ है। मैंने एक्सपेक्ट किया था, हो सकता है कि इतना इंक्रीज होगा, तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया है हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 नंबर का क्या हुआ है, कम इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद इंक्रीज हुआ है -4.2 का। ऑल्दो ट्रेंड्स चेंज नहीं हुए हैं, ट्रेंड्स आर सिमिलर। और अगर इस तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन में चेंज हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में कम इंक्रीज हुए हैं, तो वही इफेक्ट एक्चुअल कट ऑफ पे भी पड़ा है, जो मैंने एक्चुअल कट ऑफ प्रिडिक्ट करी थी, ठीक है। आप देखेंगे जो भी एक्चुअल कट ऑफ है, अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूं, ये 130.18 गई है, मैंने एक्सपेक्ट करी थी 135। इसके पीछे मेन रीजन क्या रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में कम इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं नॉर्मलाइजेशन वाला इंक्रीज का फैक्टर हटा, जो एक्सपेक्टेड मेरा था, अगर वैसा होता तो कट ऑफ सिमिलर जाती। ऑब्वियसली अब मैं आपको सेफ स्कोर दिखाता हूं, क्योंकि मैटर सेफ स्कोर ही करता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ क्या जा रही है, नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन मेन क्या होता है कि आप सेफ स्कोर देखते हो कि मैंने क्या सेफ स्कोर बताया, और उसके बाद आप आगे की प्लानिंग करते हो अपनी, कि यार चलो कट ऑफ से ज्यादा आ रहे हैं तो अपनी तैयारी करते हैं, आगे की कट ऑफ से कम जा रहे हैं तो चांसेस बहुत ही कम है, ठीक। तो ये आइडिया लग जाता है आपको। अब आप यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का देखो, आरबी का सेफ स्कोर क्या था, मैंने ये सेफ स्कोर बताया था आपको शिफ्ट वाइज कि अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आप कट ऑफ को ऑलमोस्ट क्लियर कर जाओगे। +-4 का मैंने एरर भी बताया था कि इसमें +-4 हो सकता है। आप एक्चुअल सेफ स्कोर देखो, इतने मार्क्स जो एस्पिरेंट लेके आ रहा है, तो जो कट ऑफ गई है हमारी 130.18, ठीक है, उसके वो कट ऑफ को क्लियर कर रहा है जो इतने लेके आ रहा है। तो मेरा जो सेफ स्कोर है और जो एक्चुअल सेफ स्कोर है उसका अंदर डिफरेंस देखो, पहली शिफ्ट में 11 अप्रैल की शिफ्ट में 0.12 का डिफरेंस है मेरे सेफ स्कोर और एक्चुअल कट ऑफ के सेफ स्कोर में, ठीक है। 11 अप्रैल शिफ्ट 2 में 1.64, 11 अप्रैल की शिफ्ट 3 1.5, 12 अप्रैल की शिफ्ट 1 0.43। इट इज वेरी क्लोज, मतलब इतना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि काफी शिफ्ट में इतना ज्यादा क्लोज आ जाएगा, पॉइंट में वैल्यू जा रही है, ठीक है। जितना सेफ स्कोर बताया उतना ही एक्चुअल कट ऑफ में अनरिजर्व कैटेगरी में सेफ स्कोर देखने को मिला। और ओवरऑल सारी शिफ्ट्स का अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो आप देखेंगे 0.4352 जो सेफ स्कोर बताया लगभग वैसा ही सेफ स्कोर, +-4 करा था उतना भी नहीं है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो ये किस्मत ही कहूंगा मैं कि किस्मत से ऐसा हो गया, बाकी एफर्ट्स तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। दुख तब होता है कि तुमने एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगा दिए और उसके बाद भी जो कट ऑफ निकल के आई वो एज एक्सपेक्टेड नहीं हुआ, चेंजेस उसके अंदर आ गए, तो ऐसा लगता है सारी मेहनत बेकार हो गई, ठीक है। और ये भी लगता है कि शायद जो मैंने मेहनत करी वो तो बेकार हुई और आपका टाइम भी किल हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं, दिस इज वेरी क्लोजेस्ट एनालिसिस जो अभी तक किया है हमने पिछले सालों में, सबसे क्लोज यही रहा है सेफ स्कोर के बेसिस पे, वरना 2-3 नंबर का जनरली इतना चलता रहता है। सीजीएल 2020 में भी काफी क्लोज था एनालिसिस, लेकिन कुछ शिफ्ट्स के अंदर गैप ज्यादा भी आया था, 6-7 नंबर का भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। ज्यादातर शिफ्ट में चीजें चल रही हैं
+-4 के अंदर सारी ही शिफ्ट आ रही है जो हमने बोला था कि +-4 तक जा सकता है। एक भी शिफ्ट +-4 से यहाँ पे बाहर नहीं निकल रही, दैट्स रियली गुड। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं, मैंने सेफ स्कोर ये बताया था, एक्चुअल सेफ स्कोर ये है, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या जो डिफरेंस निकल के आया है वो यहाँ पे इतने नंबर का आया है। जो एक्चुअल कट ऑफ है आरबी सेफ स्कोर से -1.29 गई है, यहाँ पे 1.77, 2.06, 1.82, 2.33 और सारे को अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो 0.86 +-4 बोला जाता है, 0.86 में खत्म हो गया सब कुछ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं, यहाँ पे 0.32 है। जनरली यूआर और ओबीसी पे कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कम लोगों का डेटा आता है। ऐसे ही एससी एसटी कैटेगरी का भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो पिछले साल के ट्रेंड्स को देखते हुए करा जाता है, क्योंकि एसएससी ने वैकेंसीज तक डिक्लेयर नहीं करी थी ऑफिशियली कि कितनी आई है। तो जो वैकेंसीज होती है उसके बेसिस पे ही कट ऑफ निकलती है कि कितनी किस कैटेगरी की रखनी है, पर्टिकुलर टाइम्स कैंडिडेट्स को लेना होता है टियर 1 में। तो वैकेंसीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैटेगरी वाइज भी एनालिसिस में, और पिछले साल के ट्रेंड्स के बेसिस पे किया था। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी काफी हद तक सिमिलर कट ऑफ गई हैं। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूं, एससी कैटेगरी में गैप आया है। एससी कैटेगरी में ऑन एन एवरेज अगर हम देखें -4.84 का गैप आया है। शिफ्ट वाइज आप कितना कितना गैप आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर और एक्चुअल सेफ स्कोर में। और एसटी कैटेगरी में कट ऑफ काफी ज्यादा कम गई है। ठीक है, हो सकता है इस बार एसटी कैटेगरी की वैकेंसी अच्छी रही हो। ठीक, तो यहाँ पे जो गैप है ओवरऑल 12-14 नंबर का है, और मैं देखता हूँ यहाँ पे 14-15, तो ये एनालिसिस सही नहीं हुआ। एक्चुअली प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के बेसिस पे मैंने कुछ किया होगा यहाँ पे, और इस बार प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स में भी आप देखेंगे चेंज आया होगा एसटी कैटेगरी में, कि पिछली बार एससी कैटेगरी से 5-6 नंबर कट ऑफ कम गई होगी या 7 नंबर गई होगी, इस बार थोड़ा ज्यादा गई होगी। ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट 100% श्योर, हो सकता है मेरे एंड पे एरर रहा हो ज्यादा, जिसकी वजह से ये हुआ है। तो एसटी कैटेगरी कट ऑफ डिडंट गो एज एक्सपेक्टेड, बट खुशी इस चीज की है कि कट ऑफ कम गई है, ज्यादा जाती तो दुख होता। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें। अब एक बार शिफ्ट वाइज आप देख लो कितने मार्क्स अगर आप कितने ला रहे हो तो मार्क्स में क्या चेंज आ रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 11 अप्रैल की शिफ्ट 1 से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप 80 स्कोर कर रहे हो तो 88.49, ऐसे ही आप बढ़ते रहोगे 163 स्कोर करोगे तो आपके 175.3 बन रहे हैं, मतलब 12 मार्क्स आएंगे। तो 8 से 12 जैसे जैसे ज्यादा स्कोर कर रहे हो वैसे वैसे आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में जनरली ऐसा ही होता है कि जितने ज्यादा आप स्कोर करते हो उतने ज्यादा मार्क्स आपके इंक्रीज भी करते हैं। ठीक है, तो जितना कम स्कोर करोगे कम इंक्रीज करेंगे। मैक्सिमम शिफ्ट्स में यही होता है। ठीक है, कुछ शिफ्ट ऐसी भी होती हैं जिसमें आप क्या करोगे, ज्यादा स्कोर करोगे तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कम इंक्रीज करेंगे। तो 95% शिफ्ट्स में आप ये मान के चलो कि मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद जनरली इंक्रीज करते ही हैं। इजीएस्ट 1-2 शिफ्ट ऐसी होती हैं जिसमें मार्क्स डिक्रीज भी करते हैं। तो ये सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इससे ट्रेंड कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है वो आप देख सकते हैं। ये 11 अप्रैल की शिफ्ट हुआ है, अब मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं, मैं आगे बस बढ़ता रहूंगा। 11 अप्रैल की शिफ्ट 3 आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना अपनी शिफ्ट में का। 12 अप्रैल की शिफ्ट 1 ऑल्दो बनाने में टाइम लगता है लेकिन आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते रहना। 12 अप्रैल शिफ्ट 2, 12 अप्रैल की शिफ्ट 3, फिर हमारे पास 13 अप्रैल की शिफ्ट 1, 13 अप्रैल की शिफ्ट 2, 13 अप्रैल की शिफ्ट 3, 18 अप्रैल की शिफ्ट 1, 18 अप्रैल की शिफ्ट 2, 18 अप्रैल की शिफ्ट 3, 19 अप्रैल की शिफ्ट 1, 19 अप्रैल की शिफ्ट 2, 19 अप्रैल की शिफ्ट 3, 20 अप्रैल की शिफ्ट 1, 20 अप्रैल की शिफ्ट 2, 20 अप्रैल की शिफ्ट 3, 21 अप्रैल की शिफ्ट 1, 21 अप्रैल की शिफ्ट 2, 21 अप्रैल की शिफ्ट 3। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग में शिफ्ट वाइज एवरेज में जिन लोगों का अभी सिलेक्शन हुआ है ज्यादातर उन लोगों के स्कोर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आंसर होता है ज्यादातर वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जिनकी टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पे जो रीजनिंग में शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर इतना रहा। अगर हार्डेस्ट टू इजीएस्ट शिफ्ट देखूं तो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रीजनिंग के लिए रही है 18 अप्रैल की शिफ्ट 3। ठीक है, और इजीएस्ट शिफ्ट रही है रीजनिंग के लिए हमारे पास 21 अप्रैल की शिफ्ट 2। ठीक है, ये आफ्टर मार्क्स का डेटा है। बाकी जो रो स्कोर के बेसिस पे किया था मतलब आंसर के आने के बाद वो भी लगभग सेम सही रहेगा। ठीक है, उसका देख सकते हैं, बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए इसमें। ऐसे जीके का देखूं सबसे हार्डेस्ट जो रही है वो 12 अप्रैल की शिफ्ट 3, इजीएस्ट रही है 18 अप्रैल की शिफ्ट 1। और जीके के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर गया हमारे सर्वे के अंदर इस बार वो 41.5 मार्क्स गया आउट ऑफ 50। कोई भी ऐसा नहीं है जो 45 या 48 लेके जाए। रो स्कोर के बेसिस पे जब एनालिसिस किया था तो एक पर्सन ऐसा था जिसके 47.5 मार्क्स गए थे जीके के अंदर। वो अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद जब एनालिसिस हुआ वो कहीं भी नहीं दिखा, और ये ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश की तो इंग्लिश में ईजीएस्ट हार्डेस्ट शिफ्ट रही है हमारी 12 अप्रैल शिफ्ट 2, ईजीएस्ट शिफ्ट रही है हमारी 13 अप्रैल शिफ्ट 3। मैथ्स में
हार्डेस्ट शिफ्ट रही है 11 अप्रैल शिफ्ट टू, इजीएस्ट रही है 12 अप्रैल शिफ्ट टू। ठीक, तो दिस इज द एनालिसिस जो मुझे देना था आपको। बाकी अपने मेंस की तैयारी अच्छे से करो। अगर आप कट ऑफ पे भी क्लियर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं टीयर 2 में। ठीक है, होगा ठीक है, नहीं होगा तो अगले साल के लिए आप प्रिपेयर हो रहे होंगे। ठीक है, इंग्लिश और मैथ जो टीयर 2 के लिए पढ़ेंगे वही आपका सीजीएल 2020 टीयर 1 में भी आने वाला है। तो सारे एग्जाम से एक के बाद एक पाइल्ड अप, एसएससी ने कैलेंडर दे दिया, चीजें बहुत तेजी से चल रही है इस टाइम पे। अगर मैं कहूँ एसएससी के अंदर तो बिल्कुल भी डिले ना करें। अगर आप एसएससी एग्जाम से ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े सारी प्रीवियस ईयर की पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाती है, मॉक टेस्ट फॉर्म में भी, एसएससी फॉर्मेट में भी। चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए तो आरबी एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेटेस्ट एग्जाम्स की सारी मिल जाएंगी। मैथ्स में दिक्कत आ रही है, आरबी एप्लीकेशन का कोर्स ले लेंगे, काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे है। ठीक है, सारा रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल जाएंगे, एक साथ में अपना शेड्यूल बना के आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और अलग डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान अपने एग्जाम के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ऑल्दो 1 ईयर वाला प्लान इज रिकमेंडेड कि 1 ईयर का ले लें। अभी फायदा क्या हुआ, जिन्होंने मैंने दिसंबर में एप्लीकेशन लॉन्च करी थी, ठीक है, लोगों ने जनवरी में इसका कोर्स लेना स्टार्ट करा जनरली। और जिन लोगों ने कोर्स लिया था जनवरी के अंदर, ठीक है, एग्जाम तो अप्रैल में था, 3 महीने में इतनी तैयारी कुछ लोग नहीं कर पाए। ठीक है, उनको फायदा ये मिल गया कि अब 2022 एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो दिसंबर में हो रहा है, तो एक बार का सब्सक्रिप्शन लिया उन्होंने 1 साल का। लेकिन 2021 2022 दोनों एग्जाम्स उनके पूरे प्रिपेयर हो गए एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। सारी पीडीएफ उस टाइम पे मैंने रिवील नहीं किया था कि पीडीएफ भी मैं कुछ दे रहा हूँ आगे सेक्शंस की, वो भी फिर फ्री प्रोवाइड कर दी। तो चीजें इसमें बढ़ती ही रहेंगी आने वाले टाइम में भी। ठीक है, तो टारगेट ये है कि ये अगर कोर्स है तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होना चाहिए एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आपको कहीं और ना जाना पड़े किसी भी चीज के लिए, आरबी से जुड़े हो सब कुछ मिले आपको। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा एप्लीकेशन पे। जो लोग कोर्स लिए हैं उन्हें कोई क्वेरी आती है वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपकी क्वेरी का सोल्यूशन कोशिश करता हूँ 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।